नेक्स्ट पोयम आपकी। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। ये रे हमारे बाग बगीचे कितने बढ़िया प्यारे प्यारे है ना। तो हमने तो धरती बो दी और बाग बगीचे खिल रहे हैं, पर वो बीच बीच में निराश हो जाते हैं है ना, नंबर की वजह से। तो आपको निराश नहीं होना है, बाग बगीचे जो है मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, खिले खिले। तो देखिए मैम मुद्रित का मतलब क्या होता है? मुद्रित का मतलब होता है छपा हुआ। ये जो है ये आपके सामने मुद्रित है, छपा हुआ है ना, मुद्रित यानी कि छपा हुआ। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फूलों से दहक रही हो। क्या बात है। तो यदि लेखक के पास थोड़ी धरती होती तो वह क्या नहीं कर सकता, ये बताओ। शेख कह रहे हैं मैम 15 को भी मुझे पढ़ा देना। अच्छा जी, स्पेशल क्लास लगाई जाएगी आपके लिए। सही हो रहे हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी सही होंगे। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। यदि लेखक के पास थोड़ी धरती, वो बगीचा लगाता, खेती करता, पेड़ पौधे लगाता, नगर बनाता। क्या नहीं करता? नगर बनाने की बात नहीं की भाई, वो तो खेल मतलब पेड़ पौधे आदि खेती करने की बात कर रहा है, बगीचे लगाना चाह रहा है, तो यहाँ हो जाता है डी ऑप्शन। यहाँ नगर बनाने की बात नहीं की गई, यदि धरती हो मेरे पास चलेगा। कविता में लेखक का डैश प्रेम झलकता है, प्रकृति, पशु, धन या परिवार। बताओ लेखक का किसके प्रति प्रेम झलक रहा है? भाई अगर होती उसके पास धरती तो वो क्या लगाता? वो खेती करता, फल फूल लगाता। तो यानी कि प्रकृति प्रेम आपको दिख रहा है, क्या है? प्रकृति प्रेम आपको दिख रहा है ना। बहुत शानदार, आ जाओ। परती धरती से आशय है ऐसी जमीन जो बंजर और उबड़ खाबड़ हो, जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया न जाता हो, जिसमें 100 से अधिक परतें हो, या जिसके नीचे पानी ही पानी हो। देखो यहाँ पर कहाँ आया है? फल फूल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती धरती हो। अब परती धरती का मतलब क्या है ये आप बताएंगे, अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो देखो परती धरती कहते हैं जिसे, जो उबड़ खाबड़ हो, ऐसी बात नहीं जिसमें 100 से अधिक परतें हो या जिसके नीचे पानी हो। जो नहीं हो सकता वो काट दो, उत्तर अपने आप मिलेगा। क्या है भाई? जो जिसे प्रतिवर्ष बोया या जोता न जाता हो। यानी कि देखो फल फूल क्यारी आपको लगानी है तो ये उसकी तो जरूरत नहीं कि आप प्रतिवर्ष बो जो, तो है ना। तो फल फूल तो एक बार बो दिए वो कई सालों तक आपके चल जाते हैं, पेड़ पौधे आपने लगा दिए। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन, जिसे प्रतिवर्ष बोया जोता न जाता हो, वो परती धरती होती है। चलिएगा। फसलों से दहक रही हो, वाक्य में रेखांकित शब्द दहक। रेखांकित शब्द क्या है? दहक के अर्थ में, किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? फसल बोने के अर्थ में, फसल के पकने के अर्थ में, फसल के कच्चा होने के अर्थ में, या फसल पर पाला पड़ने के अर्थ में। देख लेते हैं भाई कहाँ है ये दहक रहा है। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। बोलिएगा इसका क्या अर्थ हो सकता है। अब देखो फसल बोने के अर्थ में तो कोई अर्थ है नहीं, है ना, बोने का अर्थ तो दिख नहीं रहा है, या फसल के कच्चा, दहकने का मतलब कच्चा होने का अर्थ नहीं है, और पाला पड़ने का अर्थ भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? दहकने का मतलब है भाई फसल पक गई हो, है ना। क्या है? फसल भाई सूर्य की रोशनी में जब पक के खड़ी हो जाती है तो फसल के पकने के अर्थ में इसको कहा गया है। यहाँ आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। बहुत शानदार, आ जाते हैं आगे। समूह से भिन्न शब्द बताओ। छोटी सी खेती, छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन, या फूल फल लदे। बताओ समूह से भिन्न शब्द क्या है आपके अनुसार? सीधा सीधा दिख रहा है आपको भाई, छोटी सी छोटी सी छोटी सी छोटी सी सब में दिख रहा है ना। छोटी सी छोटा सा, यानी कि ये इसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग है। लेकिन फूल फल लदे ये आपका डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है। डी सीधा दिख रहा है। बस एक शब्द, एक प्रश्न आपका समूह से भिन्न वाला तो आना ही आना है निश्चित रूप से। आ जाओ। समान लयात्मक शब्द नहीं है। महक, दहक, लहक, लहर। बताओ किसमें समान लय नहीं है? तुकबंदी। समान लय का मतलब है तुकबंदी, तो किसमें नहीं है? महक, दहक, लहक, लहर। डी ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया भाई। भाई लहर, इसमें इन्होंने रे जोड़ के ना गड़बड़ कर दी, तो यहाँ आपका लहर नहीं होगा, ये आपका भिन्न शब्द नहीं है, इसको काट देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कविता। मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में। ये तो आपने सुनी होगी पोयम, कविता पढ़ी होगी बचपन में। हाँ जी, आज गार्गी दीदी की भी क्लास होगी, मेरी और गार्गी दीदी की एक साथ आपकी आने वाली है, सीडीपी और हिंदी मैराथन दोनों कंबाइंड, तो समय से जुड़ जाइएगा। नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना जागे, ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। चलिएगा, छोटी सी कविता है, अर्थ बहुत गहन है इसका। मैम 44 का आंसर समझ नहीं आया। अच्छा 44 का आंसर समझ नहीं आया। देखो इसमें पूछा है समान लयात्मक शब्द नहीं है, जो शब्द बोलने में एक जैसे नहीं लग रहे। देखो महक, हक, हक, अंत में क्या है? हक हक आ रहा है, लेकिन इसके अंत में है रह, लहर, यानी कि जो बोलने में समान न लगे, ये पूछा है।
तो जो भिन्न है वो पूछा है, आपने बता दिया। मैं है क्या महक, ड है क्या दहक, ल है क्या लहक, यानी कि अंत इनका समान है लेकिन लहर का अंत इनमें क्या है, इसमें रह जोड़ दिया, इसलिए ये भिन्न है। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। मैं तो तेरे पास में, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, म, यानी कि मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मनुष्य, कवि, स्वयं, धार्मिक स्थल या ईश्वर, बताइएगा ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, है ना। तो मैं किसके लिए, ईश्वर के लिए हुआ है। भाई ईश्वर को ही तो पूजा करते हैं, मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या कैलाश पर्वत पर जाएं, हम किसके लिए जा रहे हैं, ईश्वर की साधना के लिए जा रहे हैं, उपासना के लिए। तो यहाँ मैं किसके लिए प्रयुक्त है, तो कहेंगे ईश्वर के बारे में, है ना। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है प्रत्येक प्राणी में, कर्मकांडों में, तीर्थ स्थल में, योग वैराग्य में। तो आ जाओ, देखो कहाँ पूछा इन्होंने, न तो मैं कौन है क्रियाक्रम में, ना तो क्रियाक्रम में, ना जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिला पल भर की तलाश में, कहे कभी सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में, कि हर किसी के अंदर है सब श्वासों की सांस में, है ना। देख लेते हैं तो क्या हो सकता है, कर्मकांड में मना कर दी, तीर्थ स्थल में मना कर दी, और यहाँ भी तो प्रत्येक प्राणी में है, हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास है। कहते हैं ना भाई कि कभी भी हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, हम आपस में, मानवीय स्वभाव होता है कि किसी से चिढ़ना, कि वो मतलब कोई कुरूप है तो उससे देखकर मुंह बनाना कि एक पता नहीं कैसा है ना। भाई हर किसी के पास रंग रूप दो होते हैं, कोई काला कोई गोरा, तो हमें रंग भेद के आधार पर या उन चीजों और भी बहुत सी चीजें हम देखते हैं तो उनके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का है लड़की है, गोला गोरा काला, सब ईश्वर की देन है। और हर किसी के अंदर अगर हम ईश्वर को देखेंगे ना, देखो हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो जिससे अगर आपको नफरत है उसके अंदर अगर आप ईश्वर को भी देखेंगे तो फिर आप नफरत नहीं करेंगे, नफरत का भाव अपने आप चला जाएगा क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम ऑटोमेटिक आ जाता है। चलिएगा, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है, प्रत्येक विद्वान को, सज्जन लोगों को, समर्पित भक्त को, या मोह माया त्यागने वाले को, बताओ। बेबी प्रजापति, मैम मेरी फैमिली शादी कर रही है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्या करें। भाई देखो मैं ये तो मना नहीं कर सकती कि शादी मत करो, अगर आप नहीं करना चाहती तो एक बार बैठ के तसल्ली से अपने माता पिता को या जो भी आपकी बात सुन रहा हो तो उसको बताइएगा, है ना। कोई एग्जैक्ट रीजन दीजिएगा, मुझे नहीं करनी, मैं, आप मुझे इतना समय दीजिए, मैं इस समय में इतना कर लूंगी, हो सकता है मान जाए। बाकी तो अगर माता पिता की भी बात खैर माननी चाहिए क्योंकि एक समय पर शादी भी करनी पड़ेगी, खैर माता पिता के अनुसार ये बातें हैं। बाकी अगर आप प्रेम से समझा सकते हैं, मान जाए तो अच्छी ही बात है। यहाँ आप आ जाते हैं डी ऑप्शन पर कि मोह माया त्यागने वाले को। अच्छा, सज्जन लोगों को समर्पित, देखो कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिलेगा, मोह माया त्यागने वाले को नहीं, समर्पित भक्त को मिलेगा। अगर आप समर्पित हैं, मोह माया तो तुमने त्याग दी, है ना, तो समर्पित भक्त होना चाहिए। भाई इंसान क्या है, अपने परिवार में रहकर भी समर्पित हो सकता है, ये थोड़ी तुमने घर को त्याग दिया और घूम रहे हो कहीं और। तो घर को त्यागना, मोह माया को त्यागना केवल ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है, समर्पित भी होना है। भक्ति कैसी होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए, पूर्ण तन मन धन से। तो आपका यहाँ क्या रहेगा, कहेंगे सी ऑप्शन सही जवाब। बहुत शानदार, चलिएगा। और 1 बजे से तुम्हारी बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, आपकी के बाद 1-1.5 घंटा आपका गार्गी दीदी लेने वाली हैं, तो आप सभी समय से जुड़िएगा, सेशन को लाइक शेयर करिएगा, जो भी आपके मित्र ना हो, जिनको नहीं पता उनको भी बता देना। तो 1 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा कोई भी। अब आगे आ जाओ, ढूंढे शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया संज्ञा या विशेषण, बताओ ढूंढे। ठीक है, सबकी शादी में आएंगे, दिक्कत मत लो, आ जाओ। ढूंढे शब्द यहाँ बी पर, बिल्कुल भाई, ढूंढे यानी कि ढूंढना, है ना, ढूंढे यानी कि ढूंढना। अब ये क्या है, ये क्रिया शब्द है, ढूंढना क्या है, तो कहेंगे एक क्रिया है आपका यहाँ बी ऑप्शन। ये क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताई, जैसे हमने कहा जल्दी ढूंढो, मैंने कहा जल्दी ढूंढो, तो जल्दी आपका क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, जल्दी ढूंढो, जल्दी क्रिया विशेषण है, लेकिन ढूंढना क्या है, ढूंढना अपने आप में क्रिया है। चलिएगा, आ जाओ। सब श्वासों की श्वास में का आशय है ईश्वर सर्वव्यापी है, सबको श्वास लेते रहना चाहिए, ईश्वर श्वास में निवास करता है, ईश्वर तीर्थाटन से मिलता है, बताओ बताओ जल्दी, पहले पास हो जाओ, शादियां तो होती रहेंगी, है ना, शादी ब्याह का सीजन है, ये तो चलता ही रहता है, दावतें आती जाती रहती हैं, लेकिन तैयारी जरूरी है। बहुत शानदार, ए ऑप्शन आप दे रहे हैं, बिल्कुल भाई, कि ईश्वर क्या है, कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर क्या है, तो कहेंगे ईश्वर आपका, भाई लड़कों का तो खैर ये होता है कि शादी अगर आप कामयाब हैं तो आजकल वही है, सरकारी नौकरी है तो भैया तभी आपको छोकरी मिलेगी, यानी कि शादी होगी। लेकिन लड़कियों से बस एक यही रिक्वेस्ट है बाबू, बस फोकस क्या है, शादी पर नहीं, आपका कामयाब होने पर होना चाहिए। यानी कि देखो कहते हैं ना कि आपका जो खुशी है या कामयाबी आपका पसंद का लहंगा लेने पर नहीं है। कामयाबी क्या है, जब आप खुद को आत्मनिर्भर बना लो, तो पसंद का लहंगा लहंगा लेना कोई कामयाबी नहीं है, कोई भी दिला देगा। आप खुद को कामयाब करोगे, आत्मनिर्भर बनोगे, तो आप कामयाब हो। आज के समय में लड़कियों को कामयाब होना बहुत जरूरी हो जाता है, समय ही ऐसा है ना, तो खुद को आत्मनिर्भर बनाओ।
आ जाते हैं इधर कि आज नव निर्माण के गीत गाएं, माँ भारती का घर आंगन सजाएं, हम सब मिल ऐसा देश बनाएं जिसके सब बच्चे पढ़ने जाएं, पाएं सब पुस्तक और स्लेट, कोई कभी ना सोए भूखे पेट, सदा मिले उन्हें बड़ों का प्यार, कोई ना छीने अधिकार। बताओ जल्दी, चल लेते हैं। क्या है? कभी न लुटे सपनों का संसार, मेहनत से ही हो सपने साकार, बच्चे खेलें ऐसे खेल, सदा रहे उनमें गहरा मेल, वे सब मिल ऐसा देश बनाए, घर घर में जहां खुशहाली छाए, समता संपन्नता के गीत गाएं, देश फिर सोने की चिड़िया कहलाए। चलेगा, बहुत शानदार। मैं कई बार मतलब देखती हूँ जैसे कि भाई परिवारों में शादी होती है, मतलब एक कॉमन सेंस धारणा होती है लड़कियों की, मैं ज्यादातर मैंने देखा है कि शादी है कि अपनी पसंद की चीजें मिल जाना, मतलब कामयाबी को हम किससे, अपनी पसंद की चीजें मिल रही है तो हम आत्मनिर्भर कामयाब है। तो ये हमारी कामयाबी नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को ये मिल गया, मेरे को इतना बढ़िया लहंगा मेरी शादी में आया, मेरा 1 लाख का, मेरा 80,000 का, ज्यादातर लड़कियों में मैंने देखा है, मेरी खुद की फ्रेंड्स ऐसा करती हैं आपस में। पर क्या है, वो बेचारी गृहिणी बनकर रहेगी, वो उसके ऊपर निर्भर रहेगी, डिपेंड रहेगी। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो पूरा परिवार तुम्हारे आगे पीछे है, तुम अपनी पसंद की, फिर कुछ भी तुम्हें अपनी पसंद के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है, भाई मुझे ये चाहिए, कई बार कि मुझे ये चाहिए। हम कहेंगे अपने हस्बैंड की खुशामद करेंगे कि आप मुझे ये ला के दोगे, लाइएगा, वो करेगा। खुशामद करना क्या भाई, चाहिए हम ले सकते हैं, तो अपना आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो करेंगे। चलो, कवि किसके नवनिर्माण की बात कर रहा है? घर की, पार्क की, कारखाने की या राष्ट्र की? राष्ट्र के आत्मनिर्माण की बात कर रहा है ना, किसके आत्मनिर्माण की बात कर रहा है? तो कहेंगे कवि नवनिर्माण, यानी कि राष्ट्र के नवनिर्माण की बात कर रहा है। हाँ भाई, आ जाओ, आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा सीरियस माहौल हो गया, पर तुम फिर भी खुद खिलखिला रहे हो। इनमें से कौन सी विशेषता राष्ट्र के संबंध में कवि द्वारा कल्पित नहीं है? बताओ, कौन सी विशेषता कवि ने कल्पना नहीं की? बच्चों के शिक्षित हो, कोई भूखा ना हो, खूब सोना हो, अधिकारों का हनन न हो। बताइएगा, कौन सी बात नहीं की गई? आ जाओ भाई। सोने की बात इस समय करी कि तुम्हारे पास खूब सोना हो, है ना, भूखे पेट ना सो, ये वाली बात भी की गई है ना। और कौन सी बात की गई है? कि बच्चे खेले, मेहनत की बात की गई है, संपन्नता की बात की है, लेकिन ऐसे नहीं कहा कि खूब सोना हो, बहुत सारा सोना आपके पास हो, तो आपका ये वाली बात नहीं की गई। बाकी आपके सभी सही। मैम आप, चलेगा। हाँ, वो तो क्या है भाई, ब्याह होएगा तो सोना भी मिलेगा तुम्हें, कि दहेज में इतना सोना मिल गया, तो पहले कामयाब होगे कि नहीं होगे? हालांकि दहेज के खिलाफ हैं हम, देना लेना देना नहीं, पर वही एक मेंटेलिटी बनी हुई है, कितना ही खिलाफत कर दो लेकिन लोग दहेज को बढ़ावा देते ही देते हैं। सोना गोल्ड की बात की है उन्होंने, कहा ना भाई संपन्नता हो, पंक्ति में आया है, यहाँ पर आया होगा आपका कि घर घर में जहां खुशहाली हो, समता संपन्नता के गीत हो, और देश फिर सोने की चिड़िया कहलाए। देश सोने की चिड़िया कहलाने का मतलब संपन्नता सा, ये थोड़ी खूब सारा सोना हो, ठीक है। बच्चे किस प्रकार के खेल खेलें? आपसी तालमेल वाले, घर घर में ही खेलने वाले, लड़ाई वाले, अधिक धन खर्च करने वाले। ठीक है, बताओ यहां काहे की बात की गई है? बच्चे कैसे खेल खेलें? तो भाई यहां घर में खेलने वाले की बात नहीं की, ना लड़ाई वाली, तो आपस में तालमेल हो, ऐसे खेल खेलें, ये थोड़ी लड़ाई हो जाए। कवि देश को क्या बनाना चाहता है? साम्राज्यवादी, समता संपन्नता युक्त, सोने की चिड़िया, परमाणु। अभी लास्ट वाली लाइन देखी ना कि समता संपन्नता युक्त, जिससे हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है, चलिएगा। व्यक्ति के सपने कैसे साकार हो सकते हैं? ईर्ष्या से, युद्ध से, प्रतिस्पर्धा से, या फिर मेहनत से? किस भावार्थ पर आप जाएंगे? व्यक्ति के सपने कैसे पूर्ण हो सकते हैं? उसी से हमारे सपने पूर्ण होंगे? तो नहीं बाबू, मेहनत से पूर्ण होंगे आपके सपने। ब्याह से तो 2-4 सपने पूरे होंगे, बाकी और कुछ नहीं। तो आपका यहाँ क्या है? बी, डी ऑप्शन सही जवाब, की मेहनत से हमारे सपने पूर्ण हो सकते हैं। चलिएगा, सदा रहे उनमें गहरा मेल, वाक्य में रेखांकित शब्द। अच्छा, रेखांकित शब्द क्या है? सदा रहे उनमें गहरा मेल। रेखांकित शब्द देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है इसमें, 1 मिनट रुकिएगा। गहरा, रेखांकित शब्द है गहरा, तो ये क्या है? ये क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, या सर्वनाम है? गहरा मेल, भाई क्रिया तो है नहीं, संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, बचता है विशेषण। मेल कैसा? गहरा मेल। तो आपका क्या है? बी ऑप्शन हो जाता है। क्या समझ में आया कैसे करना? आपको क्या करना है, पहले हमेशा क्या करना है, आप प्रश्न पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ, वहां आप खुद करोगे, जब हम खुद से करते हैं, सरसरी दृष्टि से देखेंगे, जल्दी जल्दी आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, दीदी जी आपका शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, शेयर करेंगे। अच्छा जी, मेरे शॉर्ट वीडियो बना रहे हो, हमने आपके चैनल पर विजिट करा है। हाँ, बना तो रहे हो, पर भाई तुम मूर्ख भी बना देते हो बालकों को। हाँ बाबू, ये मेरा ही चैनल है भाई, ऐसे मत करो गाइड बच्चों को कि मैडम ऐसे ऐसे चैनल का प्रचार कर रही है। ठीक है, आप फैन पेज करके बना लो। अब बच्चों को कहते हो हाँ बाबू मेरा चैनल है, बाबू मैं जा नहीं पाई। बच्चे कहते हैं कि मैम आप शादी में नहीं गई, बच्चों को जवाब दिया जा रहा है बाबू मैं जा नहीं पाई। हाँ बाबू, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जवाब भी खैर तमीज से दिया है तुमने, कोई दिक्कत नहीं है, पर एज अ शीतल बनकर जवाब मत दो। नहीं, खराब वीडियो नहीं डालते, बढ़िया डालते हो। जवाब इस तरह से मत दो कि मैं ही जवाब दे रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे।
इतना समय नहीं है कि मैं वीडियोस भी डालूं तुमको जवाब भी दे दूं, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज ना करो, डालो, मैं मना नहीं कर रही, वीडियो फैन पेज करके या फैन करके कर लो। ये नहीं कि बच्चा मेरे पास मैसेज करे कि मैम आपका एक चैनल बना हुआ है और क्या वो आपका ही है, मैंने कहा नहीं मेरा नहीं है, बच्चे ने बना लिया होगा, है ना। तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी होती है कि हाँ भाई हमारी भी वीडियोस बन रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दुख हो रहा है। फिर थोड़ा सा गाइडेंस आपका गलत है, वो गाइड नहीं करना है ना, तो फैन करके ये मत कहो कि ये मैं शीतल ही हूँ इनडायरेक्टली बच्चों से, ठीक है। आ जाओ, हाँ अब इस पर गद्यांश पर आ जाते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है, गद्यांश में आपको कैसे करना है, हिंदी तो पद्यांश तो आपने कर लिया है, अब गद्यांश में, हाँ भूल जाती मैं भी, पद्यांश में आपको पहले क्या करना है, हमेशा पहले प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न पढ़ने में क्या होगा कि पहले तो जो आपके व्याकरण के प्रश्न है, जैसे आया था ना कि उसमें समास बता दो, व्याकरण के प्रश्न के लिए तो आपको गद्यांश को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 3-4 प्रश्न वहां आपके कंप्लीट हो जाएंगे व्याकरण के। फिर उसके बाद गद्यांश पढ़ो और पद्यांश पढ़ो, फिर प्रश्नों को पढ़ोगे तो अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है, गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीतल वायु मौसम को सुहावना बना देती है, ठीक है। तो गर्मियों में कई बार बरसात के मौसम में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता, कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कभी कोहरे से निजात मिल जाती है। हल्के फुल्के कपड़ों में आराम से घूम फिर सकते हैं, मौसम की यह प्रतिकूलता हमारे अहित में नहीं होती है, ठीक है। गौरव थोड़ा ध्यान देना, है ना। बाकी भाई ऐसा मैं मना नहीं कर रही, भाई तुम सब्सक्राइब कर लेना गौरव के चैनल को, और बताओ गौरव क्या चाहिए, पर थोड़ा इस तरह से जवाब आप जो बच्चों को दे रहे हो शीतल बनकर, तो इस तरह से मत देना, है ना। अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कि मैम प्रचार कर रही है अपना, वो थोड़ा एक नेगेटिव व्यू चला जाता है टीचर के प्रति, ठीक है। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही सटीक है। व्यक्ति तथा समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भावों का होना अनिवार्य है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ठीक, अपितु पूरक हैं। एक के भाव में दूसरे में आनंद कहाँ, सुख की अनुभूति के दुख की अनुभूति होनी आवश्यक है, इसके द्वारा हमारे आनंद की ऊर्जा जागती है। चलो प्रश्न देखते हैं। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वो उतना ही कायर होते हैं, सुखी होता है, सबल होता है, कामचोर होता है। बताओ जल्दी। हाँ भाई, पहली लाइन आई है आपकी, उतने ही सबल होते हैं, है ना। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वो उतने ही सबल होते हैं। तो यहां आपका क्या ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, बताइएगा। यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाता है, सी ऑप्शन। मौसम की विषमता से अभिप्राय है मौसम का सुहावनापन, मौसम की खराबी, मौसम की प्राकृतिक विपरीतता, मौसम का दुखदायी दायिकता। मौसम की विषमता से क्या अभिप्राय है, मौसम की प्राकृतिक विपरीतता या मौसम की खराबी। देखो विषमता की बात की तो यानी कि प्राकृतिक विपरीतता, जो मौसम हमारा प्राकृतिक मौसम जो विपरीत चल रहा है, जैसे कि भाई सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं हो रही है, गर्मी के समय में ठंड, मतलब खूब बारिश हो रही है, इस तरह की जो मौसम की विपरीतता है, जब बारिश होनी चाहिए जब बारिश नहीं, जब ठंड होनी चाहिए तब ठंड नहीं, यानी कि यहाँ आपका सी ऑप्शन। और आ जाते हैं, दुख विपरीत स्थितियों से डैश क्षमता का विकास करता है, भागने की, छिपने की, हारने की या जूझने की, ठीक है। दुख विपरीत स्थितियों से, चलो देख लेते हैं कहां पर है दुख विपरीत स्थितियों की बात की गई है। दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर रहा है ना। तो क्या कहा, दुख विपरीत स्थितियों से, बिल्कुल आपको वही दिख रही है सभी चीजें, गद्यांश में है। गद्यांश देखो, पद्यांश को तो मैं एक बार सोच सकती हूँ, आपको थोड़ा सा भावार्थ को समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन गद्यांश बच्चे कह रहे हैं मैम गद्यांश नहीं बन रहा, तो बाबू गद्यांश में क्या नहीं बन रहा ये बताओ मुझे। गद्यांश का तो एक एक प्रश्न आपका गद्यांश से मिलता है, पद्यांश में भावार्थ को समझने में दिक्कत हो सकती है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन गद्यांश में कहाँ दिक्कत हो रही है आपको। व्याकरण है, 2 से 3 प्रश्न आपके व्याकरण के आते हैं, वो भी कोई इतने कठिन लेवल के नहीं आते। कोई हो सकता है आपका एक प्रत्यय पूछ लिया, एक आपका भिन्न शब्द पूछ लिया, कोई समास या संधि का प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो गद्यांश को, ये तो प्री के नंबर है, इनको और दिक्कत में आ जाते हो तुम, पता नहीं मैम क्या होगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, डी। आ जाओ कैसे करें, ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी है, पूरक है, समानांतर है या विपरीत है। चलो इस लाइन को देखो, गद्यांश में कहाँ है, उत्तर वहीं मिलेगा। आ जाओ कि ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं, सीधी लाइन मिल रही है। सेकंड पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में भी बाबू आपके यही आते हैं, और क्या आता है, क्या है, पूरक है, विरोधी नहीं है, पूरक है, बी ऑप्शन। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछा आप नहीं बताई, अच्छा पूछा था मैंने ध्यान नहीं दिया, बताओ कौन सा पूछा था। हमारे अंदर की ऊर्जा कैसे जागती है, विपरीत स्थितियों से जूझने से, मौसम बदलने से, सुख की अनुभूति से, दुख की अनुभूति से। तो आ जाओ, अंदर की ऊर्जा कहां पर है, गद्यांश में पहुंचो, शब्द को देखो कहां शब्द है और उस टैग वर्ड को बना लो। देखो अंदर की ऊर्जा, कहीं शब्द आया था, ये रहा ऊर्जा। तो हमारी ऊर्जा को जगाते हैं कौन,
कि जूझने की क्षमता, जो दुख है विपरीत स्थितियों में जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। तो हमारे अंदर की ऊर्जा कैसे जगती है कि भाई कह देंगे विपरीत परिस्थितियों से जूझने में, दुख की अनुभूति या सुख की अनुभूति या मौसम बदलने, तो हमारे अंदर की ऊर्जा कैसे होती है, जूझेंगे तो हमारी अंदर की ऊर्जा आपकी जागती है। आपके सभी प्रश्न यानी कि ऑप्शन गलत, केवल और केवल ए आ जाओ। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वे उतने ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलते हैं। तो वाक्य का प्रकार है ये कैसा है, ये सरल है, संयुक्त है, साधारण है या मिश्र वाक्य है, ये वाक्य का प्रकार आपसे पूछा है, बताइएगा। सरल वाक्य क्या होता है, जहां सिंपल एक वाक्य में बात कर दी जाए। बिल्कुल यहाँ आप डी पर जा रहे हैं, बहुत शानदार। क्या है ये, एक मिश्र वाक्य है ना, कैसा है, मिश्र वाक्य है। कैसे भाई मिश्र वाक्य किसको कहते हैं, जहां एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी उसी के अंश होते हैं। यानी कि जैसे कहा कि वो जो अरे बिल्कुल भाई, द्वंद्व ही है सुख और दुख, सुख दुख, और ये द्वंद्व हमारी जिंदगी भर चलता रहता है। नंबर बढ़े सुख, नंबर घटे दुख। अभी आपका 15 तारीख तक ये द्वंद्व चलेगा और 15 के बाद फिर अब आपकी फिर वो भी आनी है भाई, जो आपकी फाइनल आंसर की आती है, आंसर की जोड़ना। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा ये द्वंद्व अंतर द्वंद्व चलता रहेगा। फिर मतलब ये सुख दुख का द्वंद्व तो चलता ही रहता है जिंदगी भर। बस निजात का अर्थ होगा, बताओ निजात का अर्थ क्या है, छुटकारा मिलना, अनुभव होना, ऊर्जा मिलना, रास्ता मिलना। देख लेते निजात कहां पर आया है, देखे कहीं निजात शब्द दिख रहा है, वैसे तो आप अर्थ यूं ही बता देंगे निजात का अर्थ क्या है। मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाती है, निजात मिल जाती है, यानी कि छुटकारा मिलना। बहुत शानदार, अपना लाइफ क्या है, छुटकारा मिलना, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है, चलेगा। हे पार्थ काहे जा रहे हो, प्रतिकूलता में प्रत्यय बताओ, प्रतिकूलता में प्रत्यय बताइएगा। इता, एता, ता, अता, मूल शब्द है प्रतिकूल और उसमें क्या जुड़ गया, ता प्रत्यय। एता नहीं, क्या जुड़ गया, ता प्रत्यय। प्रतिकूल और ता प्रत्यय आपका यहाँ सी ऑप्शन। कई बार आपको बता रही हूँ, तो पहले प्रश्न पढ़ोगे। अभी तो मैं खैर आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, केवल हम पढ़ रहे हैं, खैर अपनी सरसरी दृष्टि से यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपको यही तरीका अपनाना है। पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने जो व्याकरण के प्रश्न है उनको पढ़ लोगे, और जो व्याकरण के नहीं है, जो गद्यांश से संबंधित है, तो गद्यांश के बारे में आपके दिमाग में एक थोड़ा सा बायोडेटा बन जाएगा, यानी कि एक उसके बारे में आइडिया बन जाएगा गद्यांश किस बारे में। फिर गद्यांश को सरसरी दृष्टि से पढ़ो, प्रश्न का उत्तर मिलता चला जाएगा जल्दी जल्दी।